पेपरलेस वेब समाचार bbcnews.in की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार वाचिका द्वारा आप सभी के लिए 24 जून 2020 दिन बुधवार के ताज़ा मुख्य समाचार। मेक्सिको में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से फैली दहशत। खबरों के अनुसार मेक्सिको में 7.5 तीव्रता वाले आए भूकंप के झटके से देश में मच गई दहशत। इस भूकंप के झटकों में कई लोगों के मारे जाने की भी है खबर। भूकंप के कारण इमारतें तेजी से हिलने लगी, जिसके कारण हजारों लोगों ने घर छोड़ सड़कों पर बिताया समय। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों और डॉक्टरों को भी अस्पताल की इमारतों को छोड़कर रहना पड़ा बाहर। वहीं भूकंप से मेक्सिको के समुद्र में स्थित तेल रिफाइनरी में लग गई आग और एक कर्मचारी की हो गई मौत। रिफाइनरी को करा लिया गया खाली। इस बीच अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे द यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक्सिको के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी दी। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैन्युअल लोपेज ओब्राडोर ने कहा कि भूकंप आने के बाद भी लगभग 140 झटके महसूस किए गए, लेकिन ये सारे झटके कम तीव्रता वाले थे। देश के चर्च, ब्रिज, पुल, सड़कों और पुरानी इमारतों को भूकंप से हुआ ज्यादा नुकसान। योगी सरकार ने बदल दी अनुकंपा नौकरी में आश्रित परिवारों की पात्रता। खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब परित्यक्ता पुत्री व विवाहित बेटी को भी मृतक आश्रित कोटे में यानी कि अनुकंपा के तहत मिल सकेगी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मृतक आश्रित नौकरी की पात्रता श्रेणी में विवाहित पुत्री व परित्यक्ता बेटी को शामिल किए जाने संबंधित प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियों और विधवा पुत्र वधुओं के साथ विवाहित पुत्रियों और परित्यक्ता पुत्रियों को भी कर लिया गया है शामिल। दरअसल, मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी को लेकर कई मामले हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसमें कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल करने की मांग की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में संशोधन करने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने यूपी सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के नियम 2-3 में संशोधन किया है। अब इस संशोधन के बाद विवाहित बेटियां और परित्यक्ता पुत्री मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी पाने की होंगी हकदार। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आज जमकर होगी बारिश। खबरों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के समय से पहले दस्तक देने के बाद इन इलाकों में जमकर हो रही है बारिश। 1-2 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय हो जाने का है अनुमान। इसी बीच लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र ने मीडिया में बताया कि बदायूं, अलीगढ़, नोएडा और लखनऊ समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ अगले 3 घंटे में राज्य के 17 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक गरज और चमक के साथ बदायूं, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मथुरा, हाथरस, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी में हो सकती है बारिश। ड्रैगन चीन ने नेपाल की भी कई हेक्टेयर जमीन को कर लिया अपने कब्जे में।
चीन नेपाल की भी जमीन हथियाने की जुटा है जुगत में। वह तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर करने लगा है अतिक्रमण। भविष्य में ड्रैगन की इन क्षेत्रों में सीमा चौकी भी बनाने की योजना है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सवे विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है, जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कर लिया है कब्जा। नेपाल के हुमला जिले में चीन ने सड़क निर्माण के जरिए बागदारे खोला और कर्णाली नदी का रुख मोड़ 10 हेक्टेयर जमीन पर कर लिया है कब्जा। वहीं तिब्बत में निर्माण गतिविधियों के चलते सिनजेन, भुरजुक और जम्बुआ खोला के रुख में हुए बदलाव से भी रसुवा की 6 हेक्टेयर नेपाली भूमि पर भी हो गया है उसका कब्जा। 10,000 फुट की ऊंचाई पर मिलने वाले विषनाग से सफेद दाग खत्म करने में मिली कामयाबी। खबरों के अनुसार 10,000 फुट की ऊंचाई पर मिलने वाली दुर्लभ बूटी विषनाग से सफेद दाग को खत्म करने में DRDO को बड़ी कामयाबी हुई हासिल। बताया गया है कि लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर मिलने वाली विषनाग और अन्य बूटियों के मिश्रण से तैयार DRDO द्वारा निर्मित ल्यूकोस्किन के अब सफल परिणाम आने लगे हैं सामने। जानकारी के अनुसार देश में लगभग 4.5% लोगों में सफेद दाग की परेशानी देखने को मिलती है, जबकि विश्व स्तर पर यह आंकड़ा करीब 1 से 2% है। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO के वैज्ञानिकों ने एक लंबे अध्ययन के बाद ल्यूकोस्किन दवा को किया है निर्मित। विषनाग औषधि सूरज की किरणों की मदद से सफेद दाग को बढ़ने से रोकने में प्रभावी है, साथ ही इसे पूरी तरह से खत्म भी कर रही है। विषनाग के अलावा कौंच, बाकुची, मंडू कपनीर, एलोवेरा, तुलसी इत्यादि जड़ी बूटियां भी मिलकर सफेद दाग को रोकती हैं। कुल मिलाकर DRDO ने अब तक के अनुसंधान में इस दवा द्वारा 75% मरीजों के सफेद दाग को खत्म करने में पाई है सफलता। रामदेव ने कफ और बुखार के नाम पर प्राप्त लाइसेंस से धोखा देकर कोरोना दवा बेचने का किया प्रयास। खबरों के अनुसार कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाली कंपनी पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराने की जहां कही है बात, तो वहीं अब उत्तराखंड सरकार भी पतंजलि को नोटिस भेजने की शुरू कर दी है तैयारी। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग पतंजलि कंपनी को नोटिस जारी करके पूछेगा कि दवा लॉन्च करने की परमिशन रामदेव ने कहां से लिया। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंसिंग ऑफिसर का कहना है कि पतंजलि कंपनी के एप्लीकेशन पर हमने लाइसेंस जारी किया, पर इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था। इस एप्लीकेशन में कहा गया था कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने, कफ और बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस ले रहे हैं। हुआ इसका उल्टा। रामदेव ने उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग को धोखा देते हुए कफ और बुखार की दवा को कोरोना की दवा बताकर बेचने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि रामदेव ने महामारी से जूझ रही जनता से कोरोना के नाम पर अपनी इस दवा को बेच कर भारी धन भी अर्जित करने का कर लिया था जुगाड़। इसी फ्रॉड के कारण अब विभाग की ओर से पतंजलि को भेजा गया है नोटिस। गाजियाबाद से 107 कोरोना संक्रमित मरीजों के गायब होने से मचा हड़कंप। खबरों के अनुसार दिल्ली और दिल्ली NCR में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के मध्य गाजियाबाद में 107 संक्रमित मरीजों के लापता होने से मच गया है हड़कंप। बताया जा रहा है कि यह सभी मरीज जांच कराने के बाद से हैं गायब। इसमें से कुछ मरीजों के मोबाइल नंबर गलत हैं तो कुछ ने अपना पता ही गलत बताया था। अब सर्विलांस की टीम इन्हें जुटी है खोजने में। दिल्ली और आसपास में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके कारण स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना संक्रमितों के इलाज और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। 2 मार्च को सबसे पहले गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई थी।
बीते 110 दिनों में 17,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 960 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी जिले में 330 संक्रमितों का चल रहा है उपचार। वहीं 512 लोगों को किया जा चुका है डिस्चार्ज तथा 107 लोग स्वास्थ्य विभाग की पकड़ से हैं दूर। कुछ लोगों ने जिले में सरकारी बूथ सैंपल पर जांच तो कराई, लेकिन अपनी डिटेल गलत दी। इस कारण भी विभाग की ओर से उन मरीजों से संपर्क नहीं किया जा सका और उन मरीजों ने भी अपनी रिपोर्ट की जानकारी लेने का नहीं किया कोई प्रयास। महाभारत की द्रौपदी जी ने सुशांत हत्या मामले की सीबीआई से जांच की मांग की। खबरों के अनुसार महाभारत सीरियल में द्रौपदी का रोल निभाने वाली रूपा गांगुली जी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, क्योंकि हर कोई सुशांत की मौत के कारणों पर लगा रहा है अपना कयास। जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सबूत सुसाइड की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं एक्टर के कई चाहने वाले इसे सुनियोजित हत्या समझ रहे हैं। इस मामले पर अब फॉर्मर एक्ट्रेस और सांसद रूपा गांगुली ने सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत का केस सुसाइड की तरफ जाता देख महाभारत शो में द्रौपदी का किरदार निभा चुकी रूपा गांगुली जी ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर उठाए हैं सवाल। उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर पर लिखा, पुलिस कैसे इसे सुसाइड घोषित कर सकती है, जबकि कोई भी सुसाइड नोट मौके से नहीं मिला है। S-400 रूसी हथियार हिंदुस्तान को मिलने की खबर से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम। आइए चलते बताते हैं कि आखिर वह कौन रूसी हथियार है जिससे कि चीन की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। क्यों चीन ये गुहार लगा रहा है कि रूस हिंदुस्तान को न दे वो हथियार। आपको बता दे कि चीन और हिंदुस्तान की बढ़ती तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस समय मित्र राष्ट्र रूस के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने रक्षा संबंधित कई हथियारों को खरीदने की रणनीति पर किया कार्य। इसी क्रम में रूस ने ड्रैगन चीन को सबक सिखाने हेतु हिंदुस्तान को S-400 मिसाइल सिस्टम देने का दिया भरोसा। S-400 सिस्टम मिसाइल हमले की स्थिति में खुद ही होता है एक्टिव और दुश्मन की मिसाइल हो या लड़ाकू विमान हवा में ही उसे पलक झपकते कर सकता है ध्वस्त। इस सिस्टम की मारक क्षमता 3 तरफा है। यह दुश्मन की तरफ से मिसाइल चलने की भनक पाते ही खुद ही दुश्मन की मिसाइल को खत्म करने हेतु दाग देता है मिसाइल, और इसका निशाना इतना अचूक है कि यह दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही कर देता है नेस्तनाबूद। यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक की निगरानी करते हुए एक साथ 36 निशानों को बना सकता है टारगेट, वह भी अलग अलग 3 दिशाओं में। कुल मिलाकर यह जानिए कि जब से यह खबर चीन को लगी तब से कई बार उसको हो चुके हैं पतले दस्त। दिल्ली के चांदबाग में अफवाह फैलाकर कराई गई थी साजिशन हिंसा। खबरों के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों को लेकर पुलिस ने बुधवार को जानकारी को सार्वजनिक करते हुए बताया कि चांदबाग में जो हिंसा फैली उसका कारण सुनियोजित अफवाह थी। बताया जा रहा है कि दंगाइयों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के समर्थकों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए पंडाल में लगा दी है आग, और इस अफवाह के फैलने के बाद चांदबाग इलाके में शुरू हो गई थी हिंसा। इस हिंसा में लगभग 53 लोगों की हो गई मौत। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में जांच के दौरान यह सब बातें आई हैं सामने। पुलिस ने कहा है कि आग को लेकर चांदबाग में अफवाह जानबूझकर फैलाई गई ताकि लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा सके। गवाहों के दर्ज बयान, जिसका चार्जशीट में जिक्र है, में आया है कि कुछ दंगाई अफवाह फैला रहे थे कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के समर्थकों ने सीएए विरोधी पंडाल में आग लगा दी है। हालांकि पुलिस ने कहा कि किसी भी गवाह ने कहीं कोई आग नहीं देखी।
अधिकारियों ने कहा कि हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर कई तरह की फैलाई गई थी अफवाहें। कोऑपरेटिव बैंकों के निगरानी हेतु आरबीआई को मिली मंजूरी। दिल्ली द्वारा प्राप्त खबर के अनुसार अब देश के सभी कोऑपरेटिव बैंकों पर अब आरबीआई की रहेगा नजर। प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट की मीटिंग में इसका फैसला लेते हुए इस दिशा में अध्यादेश लाने की दे दी गई मंजूरी। सरकार ने बुधवार को कहा कि सभी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के अंतर्गत लाया जाएगा। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्टि और सुरक्षा देना बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को बेहतर परिचालन के वास्ते रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दायरे में लाया जाएगा। अब तक केवल वाणिज्यिक बैंक ही रिजर्व बैंक के निरीक्षण के तहत आते रहे हैं, लेकिन इस अध्यादेश की मंजूरी के बाद अब सहकारी बैंकों का निरीक्षण भी रिजर्व बैंक ही करेगा। जावड़ेकर जी ने यह भी कहा कि जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। इस समय देश में कुल मिलाकर 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहुराज्यीय सहकारी बैंक है, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां की याचिका पर दिल्ली सरकार से बुधवार को मांगा जवाब। खबरों के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत दर्ज मामले की जांच के लिए 60 दिन का समय और देने के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां की याचिका पर दिल्ली सरकार से बुधवार को मांग लिया है जवाब। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है जारी। उन्होंने पुलिस को 10 दिन के भीतर लिखित दलीलों को पेश करने का दिया है निर्देश। अदालत ने इशरत जहां के वकील को भी लिखित दलीलें और मामले से संबंधित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की भी अनुमति दी। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित चड्ढा ने दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, जिसके बाद अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख की तय। 26 फरवरी को गिरफ्तार की गई इशरत जहां ने निचली अदालत के 15 जून के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके और कार्यकर्ता खालिद सैफी के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 60 दिन का और समय दिया गया। हाईकोर्ट को यह बताया गया था कि खालिद ने कथित तौर पर हिंदुस्तान से बाहर जाकर विवादास्पद इस्लामी उपदेशक एवं भगोड़े जाकिर नायक सहित कई अन्य लोगों से मुलाकात की थी, ताकि उनके एजेंडे को फैलाने के लिए मिल सके धन। अभी तक आप सुन रहे थे समाचार वाचिका द्वारा 24 जून 2020 दिन बुधवार के ताज़ा मुख्य समाचार। अब हमें दीजिए इजाजत। वेबसाइट www.bbcdesknews.in पर समाचार सुनने, पढ़ने व देखने वाले समस्त श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों को समाचार वाचिका व वेबसाइट मालिक सत्य प्रकाश चौबे जी की तरफ से धन्यवाद व नमस्कार।
है।